अब आज इस वीडियो में मैं उसके अंतिम व्याख्या लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पार्ट 11 नीलकंठ की आगे व्याख्या, चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने नीलकंठ के बारे में और राधा के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर लेखिका को अचानक लेखिका बताती हैं कि किसी कार्यवश उन्हें नखास कोना जाना पड़ता है और वहाँ पर जो पशु पक्षी बेचा करते थे, दिया करते थे, वह उसके बारे में बताती हैं कि वह उन्हें रोकता है रास्ते में और वह उसे बताता है कि उसके पास एक मोरनी है जिसके पैर, दोनों जो पंजे हैं उसकी उंगलियाँ टूटी हुई है। वह बताता है वह किसी वजह से वह घायल हो चुकी है और जो उसके पैर हैं, यहाँ पर बताया गया है मूंज से। मूंज का मतलब होता है, जो आप लोग देखे होंगे खाट वगैरह पहले समय में जो बनाया जाता था उसमें एक अलग तरह की रस्सी होती थी। तो वह बताती है लेखिका कि उसी मूंज से, उसी रस्सी से उसके पैर बंधे हुए रहते हैं, जो सही तरीके से खड़ी भी नहीं हो सकती रहती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा घायल थी जो मोरनी थी। उसे वह अपने साथ ले आती है लेखिका और अपने घर में उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उसे फिर उसी चिड़ियाघर में, जहाँ अपने अन्य पक्षियों को वह रखा करती थी, वह वहीं पर उसको ले जाकर रख देती है। यहाँ पर उसकी चाल झुकी, मतलब वो जब चलती थी तो झुक कर चलती थी, जिसकी वजह से उसका नाम रखा गया कुब्जा। अब यहाँ पर कुब्जा के बारे में देखते हैं कि जब वह नीलकंठ और राधा को अक्सर वह जब एक साथ देखती थी तो वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह चाहती थी कि नीलकंठ के साथ वो रहे, लेकिन वह राधा को उसके साथ देखना पसंद नहीं करती थी। जब वह दोनों एक साथ रहते थे तो वह किसी न किसी तरीक़े से उन्हें अलग कर दिया करती थी। यहाँ पर बताते हैं, लेखिका बताती हैं कि राधा ने 2 अंडे दिए थे। वह उसकी रक्षा के लिए वह अपने पंखों से उसे ढक कर रखती है, लेकिन वह उसे हटाकर उसके दोनों अंडों को फोड़ देती है। उसके इस व्यवहार के कारण यहाँ पर जो नीलकंठ था वह काफ़ी परेशान रहने लगता है। इस कलह से और राधा से वह दूरी के कारण नीलकंठ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि वह राधा से दूरी बनाता जा रहा है। लेकिन वह जब दोनों एक साथ रहते थे तो वह किसी न किसी कारणवश से यहाँ पर जो कुब्जा थी वह दोनों को अलग कर दिया करती थी, जिसकी वजह से नीलकंठ अब काफ़ी परेशान रहने लगा। वह कभी कभी आम के पेड़ के ऊंचे टहनियों पर जाकर छिप कर बैठ जाया करता था। लेखिका बताती हैं कि उसे बहुत पुचकारने, बहुत दुलारने के बाद उसे नीचे उतारा। कई बार ऐसा हुआ कि उसे बहुत प्यार करने के बाद, दुलार करने के बाद उसे फिर नीचे उतारा गया। यहाँ पर लेखिका बताती है कि उन्हें इन पक्षियों के, मतलब जो कैसा स्वभाव, कैसा परिवर्तन होता है, इसके बारे में उन्हें अनुभव नहीं था, सही ज्ञान नहीं था, जिनके वजह से वह यह नहीं समझ पाई कि जो कुब्जा थी वह उन दोनों को अलग करना चाहती थी। यहाँ पर आगे पाठ में बताया जाता है कि 3-4 महीने के बाद मैंने देखा, मतलब लेखिका बताती है कि मैंने देखा कि नीलकंठ पंख फैलाए स्थिर बैठा है। किसी जगह पर देखती हैं कि नीलकंठ अपने पंख को फैलाकर स्थिर शांति से बैठा हुआ, उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। वह उसको पुकारने के बाद भी उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है। वास्तव में जब वह उसके नज़दीक जाती है तो वह देखती है कि जो नीलकंठ था वह मर चुका था। यह देखकर उसे बहुत अफसोस होता है कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसे किसी तरह की बीमारी भी नहीं थी। वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, ना कहीं चोट का निशान था, ना कोई बीमारी थी। फिर भी जब वह देखती है कि उसकी मृत्यु हो गई तो उसे बहुत अफसोस होता है और वह एक कपड़े में लपेटकर और शाल में लपेटकर वह उसे नदी में जाकर प्रवाहित कर देती है। आगे कुब्जा के बारे में बताती हैं कि कुब्जा ने जब वह नीलकंठ को नहीं पाती है तो वह पूरा और शोर करते हुए चारों ओर उसे ढूंढने लगती है। वह वृक्षों की शाखाओं पर ढूंढा करती थी। वह हर तरफ नीलकंठ को ढूंढा करती थी। एक दिन जब वह ढूंढते ढूंढते एक आम के वृक्ष के तरफ चली जाती है, वहाँ पर एक कजली नामक एक कुतिया के बारे में बताया गया है कि वह ढूंढते ढूंढते जब कुब्जा जब उसके नज़दीक आ जाती है तो वह जो कुतिया थी वह अपने दांतों से उस पर प्रहार कर देती है और इसका परिणाम यह होता है कि वह उसकी जान बचाई नहीं जा सकती है। मतलब इस तरह कुब्जा की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन तीनों
पक्षियों में सबसे मतलब यह देखने को मिलता है कि जहाँ नीलकंठ सभी के साथ मिलजुल कर रहता था और प्रेम पूर्वक रहता था, वहीं पर इसके बारे में कुब्जा के बारे में बताया जाता है कि वह एक स्वार्थी, एक मतलब ईर्ष्यालु तरह की एक मोरनी थी जो नीलकंठ को और मोर को एक साथ देखना पसंद नहीं करती थी। यह जो स्वभाव था, उस स्वभाव से लेखिका परिचित नहीं थी और जिसके कारण वह बोलती है कि वह उसे अफसोस होता है कि वह उसके इस व्यवहार को नहीं समझ पाई जिसकी वजह से नीलकंठ की मृत्यु हो गई। यहाँ पर राधा के बारे में बताती है कि नीलकंठ के वियोग से जो उसकी दूरी होती है, जिससे राधा अभी भी कई दिनों तक निश्चेत मतलब एकदम निशब्द होकर मतलब बिना हिले डुले कभी कभी वह स्थिर होकर बिल्कुल बैठ जाती हैं और अभी भी उसकी प्रतीक्षा किया करती है। वह बताते हैं कि आषाढ़ में जब आकाश मतलब मेघों से भर जाते हैं, चारों तरफ बादल छा जाते हैं और कभी कभी ऊंचे झूले पर वह अभी भी अशोक के वृक्ष में मतलब हर जगह पर अभी भी जो राधा है वह उसे अपनी तीव्र आवाज़ में अभी भी तीव्र आवाज़ के साथ नीलकंठ को ढूंढा करती है। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है, पाठ की व्याख्या समाप्त होती है। अब इसके अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।